अपने सामने अरसल को देखकर मैं हैरान कम थी और परेशान ज़्यादा। वो मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया था और मैं अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट तक नहीं ला सकी। वो कहने लगा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैंने कहा, बहुत अच्छा। इसकी वालदा भी साथ आई थी। मैंने इन्हें सलाम किया, इनके पास जाकर बैठ गई। अरसल की बहन की शादी हो चुकी थी, इसलिए अरसल के साथ सिर्फ उसकी वालदा ही आई थी। अभी आरिफ भाई घर नहीं आए। मैं अरसल की वालदा से इधर-उधर की बातें करने लगी। वो कहने लगी, आज ही हम लोग एक फ्लैट देख कर आए हैं। कुछ ही दिनों में अरसल उसे खरीद लेगा। मैंने कोई भी ख़ास जवाब नहीं दिया था। अरसल मुझे देख रहा था। मैंने इससे बात नहीं की थी। कुछ देर बाद आरिफ भाई आए तो हैरान रह गए थे। वो अरसल से गले लगे और मेरी सास से भी बातें करने लगे। खाना खाने के बाद जब अरसल वापस जाने लगा तो कहने लगे कि क्या बात है, हाँ, इतनी चुप-चुप सी क्यों हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे तुम्हें मेरे आने पर खुशी नहीं अफ़सोस हो रहा है। मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस अपने घर को छोड़कर जाने का कुछ गम है। मुझे सब कुछ बहुत याद आएगा। ये कहते हुए पता नहीं क्यों मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे। अरसल कहने लगा, जब मेरे संग रहोगी तो मेरा घर तुम्हें अपना ही लगेगा और फिर वहाँ ऐसा दिल लगेगा कि वापस मैके आने का तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तो जाओ। वो कहने लगा, बड़े जल्दी है तुम्हें मुझे भेजने की। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे जी भर के बातें करोगी, लेकिन तुम तो मेरी अम्मा से ही बातें करती रही। मैंने कहा, बड़े बेशर्म हो गए हो तुम। अब मैं तुम्हारी वालिदा के सामने तुमसे बातें करती क्या अच्छी लगती? वो हंसने लगा, कहने लगा, ओह, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शर्म नहीं आ रही? मैंने कहा, अरसल, आंटी बाहर तुम्हारा वेट कर रही हैं, जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, 2 साल बाद आया हूँ और इन 2 सालों में दुआ तुम बेहद हसीन हो गई हो। मेरे पीछे से ऐसा भी क्या लगाया है कि नज़रें हटाने को जी नहीं चाह रहा। इसकी ये बात सुनकर मेरे कानों में याहिया का जुमला गूंजा था, मैंने तुम्हें देखकर अपनी नज़रें पलटना ही भूल गया था, अपने होश खो बैठा था। तुम बहुत खूबसूरत हो रुआ। मैं एकदम चौंकी थी, दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। अरसल कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, कुछ नहीं, जाओ, आंटी क्या सोचेंगी? पता नहीं क्यों मैं ये चाहती थी कि अरसल यहाँ से चला जाए। वो कहने लगा, जा रहा हूँ, क्या तकलीफ़ है? दुआ जी भर के देख तो लेने दो। फिर कहने लगा, मैं रात को कॉल करूँगा। आज रात तुम्हें सोने नहीं दूँगा। रात भर बातें करेंगे, ओके? ये कहकर वो चला गया। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया, इसे ऑफ़ किया और साइड टेबल के दरवाज़े पर रख दिया। आँखें बंद करके लेट गई। मैं सोना चाहती थी, लेकिन आँखें बंद करते ही याया का चेहरा आँखों के सामने आ गया। आई रियली लव यू दुआ। तुम्हारे मुँह से किसी और का नाम नहीं सुनना चाहता। सिर्फ़ याया, सिर्फ़ याया का नाम तुम्हारी ज़ुबान पर होना चाहिए, किसी और का नहीं। पता नहीं वो अब क्या करेगा। मैं परेशान थी। पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं बेचैन रही। सुबह उठते ही अपना फ़ोन ऑन किया, अरसल की बेशुमार कॉल्स आई हुई थी और कुछ देर बाद मैं इसी की कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया, वो कहने लगा, दुआ फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा? मैंने कहा, मैं जल्दी सो गई थी। वो कहने लगा, अच्छा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हम शादी की शॉपिंग करेंगे, लंच भी साथ करेंगे। मैं ना चाहते हुए भी इसके साथ चली गई। वो मुझे शॉपिंग मॉल से वो मुझे शॉपिंग मॉल में ले गया। शादी का उरूसी लिबास इसी ने पसंद किया था। वो कहने लगा, दुल्हन, तुम मेरे लिए बनोगी, इसलिए हर चीज़ मेरी पसंद की होनी चाहिए। मैं किसी बेजान बुत की तरह बैठी थी। दिल में कहीं कोई हलचल ना थी, ना खुशी थी। मैं चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी।
अरसल की बातें भी मुझे इसकी तरफ माइल नहीं कर रही थी। शॉपिंग के बाद वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया। हम लोग खाना खा रहे थे जब मैंने इसी रेस्टोरेंट में याह्या को चंद नौजवानों के साथ आते हुए देखा। शायद वो यहाँ पर मीटिंग के लिए आया था। इसे देख के मेरा चम्मच हाथ में रुका। जहाँ वो बैठा था कभी भी इसकी नज़र मुझ पर पड़ सकती थी और मैं ये नहीं चाहती थी कि वो मुझे देखे। अरसल खाने में मगन था। मैंने कहा, अरसल मुझे घर जाना है। वो कहने लगा, तुम आज रात तक मेरे मेरे साथ रहोगी। हम जी भर की बातें करेंगे। मैंने कहा, अरसल मेरे सर में दर्द है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैं धीमे लहजे में इसकी मिन्नत कर रही थी, अरसल प्लीज़ यहाँ से चलो। कहने लगा, तुम्हें क्या परेशानी है? इतने अरसे बाद मैं आया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना और तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं बार बार अपना चेहरा अपने हाथ से छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन याह्या मुझे देख चुका था। मीटिंग के दौरान इसकी नज़रें गाहें बगाहें मुझ पर थी। अपने चेहरे पर इसकी नज़रें को महसूस कर चुकी थी। मुझसे ठीक से खाना नहीं खाया जा रहा था। बामुश्किल मैंने थोड़ा सा खाना खाया था। अरसल बातें किए जा रहा था, कभी जापान की तो कभी अपने बॉस की, लेकिन मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार थी। बुरी तरह मैं इस वक्त चौंकी जब मेरे टेबल पर रखे हाथ पर अरसल ने अपना हाथ रखा। मैं अपना हाथ खींचने लगी, लेकिन वो पकड़ चुका था। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। वो कहने लगा, जो देख रहा है देखने दो, अब मैं इतना हक तो रखता हूँ। मैंने कहा, अरसल प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहने लगा, मुझे अच्छा लग रहा है, दुआ प्लीज़, बहुत पाबंदियाँ लगा ली यार तुमने। तुम्हें एहसास है ये 2 साल मैंने कैसे काटे हैं? मैंने कहा, चंद दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और इससे पहले ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। तुम जानते हो। वो कहने लगा, कभी कभी किसी दूसरे की पसंद पर भी इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। मुझे नहीं पता था इन 2 सालों में तुम इतनी हसीन हो जाओगी कि मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, अरसल प्लीज़ अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगले ही लम्हे अरसल का हाथ किसी ने बुरी तरह से मेरा हाथ से छुड़ाकर पीछे झटका था। मेरे होश उड़कर रह गए थे। बड़े गुस्से से याया हमारे टेबल के पास खड़ा था। इसे देख के मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अरसल इसे हैरान नज़रों से देखने लगा। कहने लगा, ए मिस्टर, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीज़ी की है तुमने? वो कहने लगा, जब ये लड़की तुमसे बार बार कह रही है इसका हाथ छोड़ो, तो हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्यों ज़बरदस्ती हक जमाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी तो जैसे जान निकली थी। अरसल खड़ा हो गया, बिल्कुल याहिया के मुकाबिल। वो कहने लगा, तुम होते कौन हो यहाँ पर आने वाले और मुझे मैनर्स सिखाने वाले? मैं फ़ौरन अरसल के पास आ गई। मैंने कहा, अरसल यहाँ से चलो प्लीज़। वो कहने लगा, नहीं, मुझे पहले इस शख्स का दिमाग दुरुस्त करने दो। ये होता कौन है मुंह उठाकर हमारे टेबल पर आकर ये बातें बताने वाला कि मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अरसल बहुत गुस्से में था और याह्या की आंखों में तो पहले ही खून उतरा हुआ था। मैंने अरसल का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, चलो यहाँ से, तुम कुछ नहीं कहोगे। मैं अरसल को वहाँ से बाहर ले गई, गाड़ी में बैठाने लगी जब वो कहने लगा कि तुम ख्वामख्वाह मुझे लेकर आई हो। मैं इस शख्स का मुंह तोड़कर रख देता। रेस्टोरेंट में और भी बहुत से लड़के लड़कियां आए हुए थे और कुछ तो डेट पर आए थे। सबको नज़र आ रहा था क्या कुछ कर रहे थे। ये किसी की भी नज़रों से ओझल नहीं थी। ये शख्स हमारे ही टेबल पर क्यों आया? इसे हमसे क्या तकलीफ थी? ना ये रेस्टोरेंट का मैनेजर है, ना ही ऑनर है। इस शख्स की जरूरत कैसे हुई हम दोनों को डिस्टर्ब करने की? गाड़ी को सीधी साहिल समंदर पर ले गया था। मैंने कहा, तुम यहाँ गाड़ी क्यों लेकर आए हो? मुझे घर क्यों नहीं छोड़ रहे? वो कहने लगा, देखो, पहले ही मेरा दिमाग गुस्से के मारे खौल रहा है।
मुझे मज़ीद मत तपाना कोशिश करना। मैं चुप सी हो गई थी। कुछ देर मेरा हाथ थामे समंदर की ठंडी और गीली रेत पर चलता वो या को बुरा भला कहता रहा। वो कहने लगा, अगर दोबारा ये शख्स मुझे नज़र आया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम अगर मेरे साथ ना होती तो मैं लिहाज नहीं करता। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि दोनों का सामना हो। पता नहीं याया को क्यों आ गया। शाम तक ही अरसल ने मुझे घर तक छोड़ दिया था। तब तक आरिफ भाई घर आ चुके थे। मुझे अरसल के साथ इसके हाथ में हाथ देखा तो कुछ चुप से हुए थे। मैं अपना हाथ छुड़वाकर कमरे में चली गई। अरसल कुछ देर वहीं बैठा बातें कर रहा था। जब वो चला गया तो आरिफ भाई मेरे कमरे में आए। कहने लगे, दुआ तुम अरसल के साथ कहाँ गई थी? मैंने कहा, भाई शॉपिंग में जाना था। जाना नहीं चाहती थी लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले गया। वो कहने लगा कि शादी का जोड़ा अपनी पसंद का खरीदोगा। वो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है क्योंकि शादी को ज़्यादा दिन नहीं रहते। मैंने कहा, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आरिफ भाई कहने लगे कि तुम्हें साफ मना कर देना चाहिए था, वरना मैं कह देता हूँ। मैंने कहा, जी ठीक है, आप कह दें। रात को मुझे याया की कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो कहने लगा कि तुमने अपने भाई से बात की? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो कहने लगा, क्यों? मैंने कहा, जवाब तुम जानते हो। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, एक छोटी सी शरारत की थी। अब मैं तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। याया कहने लगा, क्या माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है? माफ़ी मांगने से मेरा दिल, मेरे जज्बात तुम्हारे लिए बदल जाएंगे? मैंने कहा, जिस लड़की से तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें इससे नफरत होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि मैं इसी हकदार हूँ। वो हंसने लगा। कहने लगा, इख्तियार में होता तो मोहब्बत ना करता। मेरे इख्तियार में तो नहीं है। उसकी आवाज़ में वाज़ा नमी थी। कहने लगा, क्या तुम अरसल के साथ खुश रह सकती हो? उनका हाँ। हम्म, मैं मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ। पता नहीं अल्फाज अदा करते हुए मैं हिचकिचाई हुई थी। भैया कहने लगा, ज़रा अपने दिल को टटोल के देख लो दुआ, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। जज्बाती फैसला मत करो, ये 3 जिंदगियों को बर्बाद कर देगा। एक बार अपने दिल से पूछो, बिना इस पर कोई पाबंदी लगा के, वो क्या चाहता है? मैंने कहा, अरसल को चाहता है। वो कहने लगा, तो फिर इसके हाथ में तुम्हें अपना हाथ इतना बुरा क्यों लग रहा था? कब तक झूठ बोलोगी? कब तक झूठ बोलोगी अपने आप से, मुझसे? कह क्यों नहीं देती कि तुम्हारा दिल मेरे नाम पर धड़कने लगा है, इससे मोहब्बत हो गई है तुम्हें? मैंने बेड की चादर मुट्ठी में दबोची थी। अपने बहते आंसू मेरे इख्तियार में नहीं थे, ना ही जोर जोर से धड़कता हुआ दिल मेरी सुनने को तैयार था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। वो कहने लगा, ऐसा है तो कह दो अभी, वक्त तुम्हारे हाथ में है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी बदनामी नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारे भाई के सामने रुस्वा भी नहीं कर सकता। चाह कर भी दुआ मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी मिन्नत कर रहा हो। मैं जानती थी कि वो मुझे बदनाम नहीं करेगा। मेरे भाई को कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने इसके साथ क्या किया। लेकिन मैं अरसल के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, मुझे भूल जाओ और मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब पा लेना तो नहीं होता, और पा लेने से मोहब्बत अमर नहीं हो जाती। मैं अरसल के साथ बहुत खुश रह सकती हूँ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ तो मैंने जो तुम्हारे साथ किया बहुत बुरा किया, मुझे इसका अफसोस और मलाल रहेगा। लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने जान के नहीं किया, बस एक छोटी सी शरारत की थी। लेकिन अब समझ में आ गया है कि
हर शरारत करने वाले नहीं होती। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं फ़ोन बंद कर दिया। बंद होने के बाद मैं फूट-फूट कर रोई थी। शायद मेरे दिल में कहीं न कहीं इसके लिए कोई न कोई मुकाम बन चुका था और वो जो इसका मिज़ाज था, इसकी आदत थी, वो बहुत अच्छी आदत का मालिक था। आम मर्दों से बाहर मुख्तलिफ था। बाकी के दिन बड़ी खामोशी से गुज़र गए। मेरी शादी का दिन भी आज आन पहुँचा। मैं दुल्हन बनी, सबकी नज़रों में शायद एक खुशनसीब दुल्हन थी, जिसे इसकी मोहब्बत मिल रही थी। लेकिन ये मेरा दिल जानता था कि मैं किस दिल से बैठी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मोहब्बत क्या थी, वो जो पहले मैंने अरसल से की थी या फिर वो जो अब मेरे दिल में यहया के लिए महसूस हो रही थी। मैंने अपने आप को झटका था। निकाह के इजाब व कबूल में मेरे गले में बहुत सी गिरहें पड़ी थी। मेरे कानों में यहया के जुमले, इसका नम लहजा गूंज रहा था। लेकिन मैं पत्थर की मूरत बनी सब कुछ कबूल करती चली गई। निकाहनामे पर साइन भी कर दिए। मैं बेवफाई नहीं कर सकती थी, अरसल के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, चाहे इसके लिए मुझे अपने जज्बात को और दिल का कत्ल करना पड़ता, और वो मैं कर चुकी थी। रुखसत होने के बाद जब मैं अरसल के फ्लैट में गई तो मुझे कुछ हैरानी हुई थी, क्योंकि वो ना तो बहुत अच्छा इलाका था, ना ही फ्लैट वैसा था जैसा इसने मुझे कहा था। सिर्फ 2 कमरों का फ्लैट था और एक छोटा सा लाउंज था। एक कमरा इसकी वालदा के पास था और एक छोटा सा कमरा हमारा था। उसने आरिफ भाई से यही कहा था कि फर्नीचर वो अपनी मर्जी का लेना चाहता है, इसलिए आरिफ भाई ने इसे कैश पैसे दे दिए थे। आरिफ भाई की भी शादी साथ थी, इसलिए वो अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। जब मैं कमरे में आई तो कमरा देखकर मुझे धचका सा लगा था। मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद अरशद ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मुझे कमरे में एक घुटन का एहसास हो रहा था। मैंने कमरे का जायज़ा लिया तो एसी तक नहीं लगा हुआ था। मैंने कहा, अरसल, ये इतना छोटा सा फ्लैट? वो कहने लगा, महंगाई बहुत हो गई है, क्या करूं? मुझे तो लगा कि जितने पैसे मैं कमा कर लाया हूँ, इसमें एक छोटा सा फ्लैट खरीद लूँगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही बस यही खरीद पाया हूँ। लेकिन मेरा दिल है, बहुत विसत है इसमें, मैं पूरी की पूरी समा सकती हो। मैं ज़रा सा मुस्कुराई थी। मैंने कहा, अरे भाई ने तुम्हें कितने लाख दिए थे फर्नीचर के लिए, एसी के लिए? लेकिन ये फर्नीचर तो बस मुनासिब सा है। कहने लगा, वो आज की रात तुम मुझसे पैसों का हिसाब मांगोगी? कम ऑन दुआ, आज की रात मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, कुछ और कहना चाहता हूँ। कहते हुए वो मेरे पास बैठ गया। मैं चुप सी होके रह गई। मुझे अपना उरूसी लिबास चुभने लगा था, क्योंकि कमरे में हब्स था। पंखा भी यूं चल रहा था जैसे चल ही न रहा हो। मैंने कहा, मैंने चेंज करना चाहती हूँ। वो कहने लगा, इतनी जल्दी क्यों? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? अभी तो मैंने जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं। मैंने कहा, अरसल, मुझे घुटन हो रही है, कमरा बहुत छोटा है, प्लीज़ खिड़की खोल दो। वो कहने लगा, खिड़की खोल दूँ? क्या हो गया है तुम्हें? ताकि सामने रहने वाले रिहायशी हमारी सुहागरात देखें। ये कहते हुए वो हंसने लगा। फिर कहने लगा, चलो खोल देता हूँ, तुम्हारी मर्जी। जैसे ही इसने खिड़की खोली मैं हैरान थी। वो इतनी कम जगह थी कि सामने बने फ्लैट की खिड़की और हमारे कमरे की खिड़की में शायद 2 ब्लश का ही फासला था। मैंने कहा, ऐसा करो, बंद कर दो। उसने दोबारा से खिड़की बंद कर दी। मैं पसीने से शराबोर होने लगी थी, लेकिन चुपचाप बैठी रही। वो मेरे पास आकर बैठ गया। फिर जेब से एक मखमली डिबिया निकाली। बड़ी बारीक सी सोने की अंगूठी थी, जो इसने मेरे हाथ में पहनाई थी। मैं अंगूठी को गौर से देखने लगी। वो कहने लगा, हक महर उधार थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें देता रहूँगा। एक्चुअली जब से मैं आया हूँ जॉब ढूंढ रहा हूँ,
मैंने कहा जॉब ढूँढ रहे हो? क्यों ढूँढ रहे हो तुम? तो कह रहे थे कि जब वापस आऊँगा तो अपने बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। कहने लगा हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन फ्लैट इतना महँगा है कि सारे पैसे खर्च हो गए। फिर तुम्हारा उरूसी लिबास इतना महँगा था। मैंने कहा तुम भी क्या कहोगी कि तुम्हें तुम्हारे पसंद का जोड़ा तक नहीं दिलवाया। मैंने कहा इतना महँगा तो ये भी नहीं है, सिर्फ 50,000 का है। वो कहने लगा वही, तुम अमीर बाप की बेटी और अमीर बाई की बहन, तुम्हारे लिए 50,000 सिर्फ होंगे, लेकिन मेरे लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम है। मैंने कहा तुम जापान में 2 साल जॉब करके आए हो, तुम तो कहते थे तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी है। वो कहने लगा कम ऑन दुआ, तुम क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो। आज की रात मुझे तुम्हें आज की रात मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आसाइशें चाहिए, तुम्हें मुझसे नहीं चीज़ों से मोहब्बत है। उनका ये बात नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ये कहकर मैं चुप हो गई। कहने लगा अगर तुम्हारी तशवीश ख़त्म हो गई है तो मैं कुछ कहूँ। मैंने कहा आई एम सॉरी अरशद। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा जिसमें मुझे ना होने की बराबर दिलचस्पी महसूस हो रही थी। मैं बहुत चाह रही थी कि अरसल की बातों में खोने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। चाहकर भी मैं इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पा रही थी। मैंने अपना आप अरसल को सौंप दिया था। सुबह जल्दी ही मेरी आँख खुल गई क्योंकि गर्मी लग रही थी और मुझे इतने छोटे कमरे में रहने की आदत नहीं थी। मैं नहाकर कपड़े तब्दील करके कमरे से बाहर आ गई। सामने कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे भूख लग रही थी। दिन के 10 बज रहे थे, लेकिन मेरी सास अभी तक सोई हुई थी। नाश्ते का कुछ पता ही नहीं था। मैं किचन में आई, अपने लिए नाश्ता बनाया, फिर नाश्ता किया। कुछ देर मेरा जहन उलझा ही रहा। घर बहुत छोटा था। अरसल तो कहता था कि इसकी बहुत अच्छी जॉब लगी है, 5 लाख से ज़्यादा की सैलरी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। कुछ देर में मेरी सास और अरसल भी उठ गए। मेरी सास कहने लगी तुमने खुद क्यों नाश्ता बनाया बेटा, मुझे जगा देती। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे काम करने की आदत है। बहरहाल 2 दिन मेरी सास मेरे पास रुकी। मैं हैरान थी कि वलीमे की दावत अरसल ने बहुत छोटी से पैमाने पर दी थी। बहुत कम मेहमान बुलाए गए थे। ये सब देखकर आरिफ भाई भी कुछ हैरान थे। बहरहाल अगले रोज़ आरिफ भाई की उमामा के साथ वलीमे की दावत थी। हम लोग वहाँ चले गए। याया को दोबारा मैंने कभी नहीं देखा। मैं अपने घर में मसरूफ़ थी, लेकिन जल्द रोज़ बाद ही मेरी सास कहने लगी कि मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसकी शादी लाहौर में हुई है। मैं इसके पास जा रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरी नंद मेरी शादी पर भी नहीं आई थी। मैंने जब अरसद से पूछा तो कहने लगा वो प्रेग्नेंट है और मेरी वालदा भी इसी के पास जा रही है क्योंकि इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अरसल पूरा दिन घर में बैठा रहता था और मुझे ये हैरत होती थी कि ये काम पर क्यों नहीं जाता। इसको दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए। मैंने कहा तुम कब तक घर बैठे रहोगे? दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं खाना बनाकर पसीने से शराबोर हो चुकी थी। कमरे में आई तो देखा कि अरसल सो रहा था। मैं उसे उठाया तो वो कहने लगा तुम मुझे उठाकर क्या करना चाहती हो? मैंने कहा कि तुम्हें कोई काम या जॉब ढूंढनी चाहिए। कब तक तुम अपनी सेविंग खर्च करते रहोगे? वो कहने लगा ढूंढ लूँगा, अभी शादी के चंद रोज़ तो सुकून से गुजारने दो। 15-20 दिन गुजर गए थे। इसके बाद अरसल ने जॉब ढूंढना भी शुरू की, लेकिन 1 महीना गुजर गया था। इसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी और मैं हैरान थी कि इसके पास जब एक्सपीरियंस मौजूद है तो इसे जॉब क्यों नहीं मिल रही। एक बार वो घर आया तो कहने लगा यार वो तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने कहा हाँ। मैं क्यों, क्या हुआ? वो कहने लगा
जेब बिल्कुल खाली हो गई है। देखो, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, तुम्हारे पास जो सेविंग है, इससे तुम घर चला लो, प्लीज़। मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। मैंने कहा, वो तो मैं खर्च कर लूँगी, लेकिन ये कब तक चल सकता है? वो कहने लगा, बस जॉब मिल जाए, सारे मसले हल हो जाएँगे। मैंने कहा, तुम्हें जॉब मिल क्यों नहीं रही? तुम्हारे पास तो चाइना की डिग्री मौजूद है। वो कहने लगा, हाँ, वो कहने लगा, है तो, लेकिन नहीं मिल रही, तो अब मैं क्या करूँ? मुझे कहने लगा, देखो मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ देते हैं, तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, तुम जॉब ढूंढो, मैं भी ढूंढ लेता हूँ, दोनों मिलकर कमाएंगे तो फिर घर अच्छा चल जाएगा। मैंने कहा, सर मुझे जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहने लगा, हो जाएगा अगर करोगी तो। मैं जॉब क्यों करूँगा, मुझे करनी ही नहीं है। घर का ही काम मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन नौकरी करना, पैसे कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी है अरसल। अरसल कहने लगा, तुम इतनी अमीर भाई की बहन हो, इसलिए ऐसे बातें कर रही हो। कहने लगा, और अब तुम ऐसा करो, आरिफ भाई से कहो कि अपनी फैक्ट्री में मुझे काम पे रख लें। अच्छा है, मैं इनकी फैक्ट्री में लग जाऊंगा तो इनकी हेल्प करवा दूंगा, और घर में भी किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं आएगी। मैंने कहा, मैं अपने भाई से क्यों कहूँ? देखो, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनकी नज़र में तुम्हारी इज्जत है। वो तुम्हें अपनी फैक्ट्री में किसी मुलाजिम की जगह क्यों देंगे? वो कहने लगा, इसमें ऐसी कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, चलो मैं कुछ कर लूँगा। और फिर सब कुछ आरिफ भाई का थोड़ी है, तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे बाप की जायदाद पर तुम्हारा भी तो हक है। और मैं इनकी फैक्ट्री में बैठूंगा तो किसी मुलाजिम की हैसियत से थोड़ी बैठूंगा, मैं पार्टनरशिप पर बैठूंगा। इनका मतलब तुम इन्वेस्टमेंट करोगे? वो कहने लगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करने लगा? मेरे पास कहाँ है पैसे? देखो, तुम्हारा भी तो हक है, तुम्हारे फैक्ट्री के हिस्से में पर मैं बैठकर काम कर लूँगा, और इससे जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा होगा। अब तुम छोटी तो नहीं हो, आरिफ भाई को सोचना चाहिए, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे वालिद की जायदाद में जो तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें दे देना चाहिए, ताकि तुम इन्हें आसाइशों में रहो जैसे पहले रहती थी। मेरे इस छोटे से फ्लैट में तुम कब तक रह सकती हो? देखो, दोपहर का खाना बना के आई हो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई, पसीने से शराबोर हो गई हो। मैं तो तुम्हारी सहूलत के लिए कह रहा हूँ कि आरिफ भाई तुम्हें एक छोटा सा घर ले दें और इसे फर्निश कर दें, फिर फैक्ट्री में मुझे सेट करवा दें, तो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मैं मेहनत करूँगा, कमाऊँगा, और तुम घर बैठकर खाना आराम करना। मैंने कहा, अरसल ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं अपने भाई से कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि सब कुछ उनकी मेहनत का है। मेरे वालिद का इतना कुछ था ही नहीं, ना तो इनके पास बड़ा बंगला था और ना ही इतना बड़ा कारोबार। ये सब फैक्ट्री उन्होंने अपनी मेहनत से लगाई, बंगला भी उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। सब कुछ इनका ज़ाती है, मेरे वालिद का कुछ नहीं था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, पागल लड़की, तुम्हारा भाई इतना कुछ क्या करेगा? अरे इतना बड़ा बंगला है, इसका इसे तो चाहिए कि तुम्हें भी बंगले के ऊपर रख ले। एक पोर्शन तो तुम्हें दे देता, और एक पोर्शन खुद रख ले। और भाई की चीज़ों पर बहन का पूरा पूरा हक होता है। वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? उनका मोहब्बत के दावे तो तुमने किए थे, तुमने भी क्या किया, दावे नहीं किए थे? ना चाहते हुए भी मैं शिकवा कर बैठी थी, तो एकदम से संजीदा हो गया। कहने लगा कि जिस घर में रह रही हो वो मैंने ही खरीदा है। मैंने कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम वादा करके गए थे, अगर तुम आरिफ भाई से बातें ना करते तो वो मेरा रिश्ता तुमसे कभी नहीं करते। वो कहने लगा, फिर वही फजूल बातें। यार, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अब क्या तुम मेरी मोहब्बत में इतना भी नहीं कर सकती? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर सकती।
मैं इसी घर में रह लूँगी। वो कहने लगा, अगर इस घर में रहना है तो फिर तुम भी जॉब करो, मैं अकेला ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। वो कहने लगा, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अगले रोज़ मैंने भी नौकरी की ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन वहाँ पर मौजूद बॉस की नज़रें मेरे डॉक्यूमेंट्स फाइल की तरफ कम और मेरी तरफ ज़्यादा उठने लगी, जो मुझे बुरी लग रही थी। मैंने अरशद से कहा कि मैं जॉब नहीं कर सकती, मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। वो कहने लगा, तुम अकेली ऐसी लड़की तो नहीं हो, जो लड़कियाँ नौकरी करती हैं सबको इनके बॉस ऐसे ही देखते हैं। नौकरी मिलती ही औरत को इसकी खूबसूरती की वजह से है, और खूबसूरती में तो तुम मालामाल हो। अपनी खूबसूरती को कैश करना सीखो लड़की। लेकिन मैंने कोई भी नौकरी नहीं की। एक दिन शाम को अरसल वापस आकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का इंतज़ाम कर दिया है, कल तुम मेरे साथ जाओगी मेरे। मैंने कहा, मैं क्यों जाऊंगी? कहने लगा, जॉब, मुझे और तुम्हें एक साथ जॉब मिली है। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, क्या जॉब मिली है? वो कहने लगा कि ऑफिस जाकर तुम्हें बस वीडियोस बनानी है, और फिर मैं ऑफिस में